हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं रोहित खीरा। आप सभी का स्वागत करता हूं ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप एमपीएसआई में हिंदी में 70 आउट ऑफ 70 यानी 70 में से 70 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। जी हां, 70 में से 70। बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी मैं आपको दे रहा हूं। किस बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस है। 2017 के मैंने पेपर भी एनालाइज करवाए हैं इस वीडियो में और बताया है कि किस टॉपिक से लगभग कितने क्वेश्चन आए थे, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, मुझे कौन सा टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, जिन्हें पढ़कर आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं 70 आउट ऑफ 70। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं रोहित खेरा, आप सभी को पता है बच्चों। साथ में आप मुझे क्या कीजिए, फॉलो जरूर कर लीजिएगा फेसबुक पे, इंस्टा पे और ट्विटर पे। साथ में ऑल एग्जाम प्लेस को टेलीग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लें, ताकि आपको कोई भी वीडियो आए उनकी अपडेट आपको मिलती रहनी चाहिए। इसके साथ साथ सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर आपका सिलेबस क्या है। आधे से ज्यादा बच्चों को सिलेबस नहीं मालूम होता, कुछ का कुछ पढ़ते रहते हैं और बाद में बोलते हैं अरे यार ये नहीं पढ़ा था, ये आ गया पेपर में। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो हिंदी को 3 भागों में अपन बांटते हैं। हिंदी को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग जो होता है वो होता है भाषा खंड, दूसरा भाग व्याकरण और तीसरा भाग जो है वो है साहित्य। तो मोटा मोटी अगर हिंदी की बात करें तो 3 भागों में बांटा गया है, भाषा खंड, साहित्य और आपकी व्याकरण। अब इसमें बात ये आती है, कई बार बच्चे पूछते हैं सर भाषा खंड उतना इंपॉर्टेंट है क्या एमपीएसआई के लिए। हाँ, मैं कहूंगा हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं जो 2017 का पेपर्स के एनालाइज बताऊं तो लगभग भाषा से 3 से 5 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिले थे। भाषा खंड से 3 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिले थे। ये मैं एवरेज बता रहा हूं, जो कि जितने पेपर थे 2017 के मैंने सभी को एनालाइज किया, तो 3 से 5 के बीच में आपको भाषा से क्वेश्चन आए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे कि राजभाषा क्या होती है, उसकी डेफिनेशन पूछ ली थी। राष्ट्रभाषा क्या होती है, उसकी डेफिनेशन पूछ ली थी। ऐसा नहीं कि एकदम डिटेल में क्वेश्चन, केवल और केवल क्या था, डायरेक्ट क्वेश्चन कि राजभाषा क्या होती है, 4 ऑप्शन थे। राष्ट्रभाषा क्या होती है, 4 ऑप्शन थे। खड़ी बोली क्या होती है, 4 ऑप्शन थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पढ़े तो बिल्कुल डिटेल में बेसिक बेसिक चीजें आप पढ़िएगा, कि जो बेसिक डेफिनेशन होती हैं, जो परिभाषाएं होती हैं कि इसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करूं तो हिंदी साहित्य का जो विकास हुआ है उसके बारे में आपको डिटेल में जाना होगा, है ना। जब से हिंदी चालू हुई, जैसे मैं बात करूं कि हिंदी साहित्य का विकास कैसे हुआ, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कोई भी भाषा है हमारे यहाँ, तो सबसे पहले किससे बनी, संस्कृत से चालू हुई। संस्कृत से वो किस में बदली, पाली में बदली। पाली से फिर वो प्राकृतक हुई, प्राकृतक से इसी प्रकार अपभ्रंश हुई, अपभ्रंश से अपभट्ट हुई, अपभट्ट के बाद प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी हुई। उसके बाद फिर विकास आ गया और धीरे धीरे हिंदी का आधुनिक हिंदी में कन्वर्जन हो गया। तो बेसिकली ये आपको पता है कि भैया सबसे पहले क्या थी, संस्कृत से शुरू हुई थी। तो हिंदी भाषा का विकास वही है ना। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास, क्योंकि भाई जो न्यूज़पेपर छपते थे उन्हीं के कारण ही बहुत लोग एक हिंदी के कारण, भाषाओं के कारण एक हो पाए, क्योंकि हिंदी वहां पर एक ऐसी भाषा बन चुकी थी जिनके कारण वो एक हो पाए। तो यहां से भी क्वेश्चन उठ सकता है कि राष्ट्रभाषा क्या है, और आया भी हुआ है कि राष्ट्रभाषा को परिभाषित कैसे करेंगे। इसके अलावा बच्चों फिर हिंदी को राजभाषा के रूप में, अब जैसे कई राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश, आपका यूपी, बिहार, है ना, जो नॉर्थर्न राज्य है, तो वहां पर राजभाषा भी हिंदी है ना। तो वो चीज भी आपको देखनी चाहिए कि राजभाषा क्या होती है। फिर हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, उपभाषाएं क्या है ना, कौन कौन सी उपभाषाएं और बोलियां क्या क्या है, वो पढ़ेंगे। ऐसे ही देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ेंगे कि देवनागरी लिपि क्या है, इसमें कितना क्या होता है, पूरा डिटेल में इसमें हम जानेंगे, है ना। और कोर्ट की भाषा क्या है बेसिकली आपकी, है ना। और बोलियों में क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे खड़ी बोली हो गई, आपका ब्रज भाषा हो गई, भोजपुरी हो गई, अवधी हो गई, ये सब बोलियां हो जाएंगी। फिर हिंदी का भी बोली में आपका वो हुआ, बघेली हो गई, थोड़ी सी बुंदेली हो गई, ये सब आपकी वो हो जाएंगी, है ना। ऐसी देवनागरी लिपि का कब से चालू हुआ, तो लिपि जो थी उत्तरी ब्राह्मी लिपि थी, वहां से स्टार्ट हुआ था इसका।
उसके बाद पूरा इसमें डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार हिंदी का मानकीकरण और विश्व हिंदी सम्मेलन, जब से विश्व उसमें आई, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे आई, आपने देखा होगा अटल जी भी हिंदी का प्रयोग करते थे, मोदी जी भी हिंदी का प्रयोग करती थी विदेशों में जाके भी, है ना। तो उस हिसाब से आपको भी हिंदी देखना है कि हिंदी का ऑल ओवर वर्ल्ड में कैसा बोलबाला हुआ, उसके बारे में भी आपको विचार रखने पड़ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो दिख रहा है आपको इतना सारा, ये पूरा का पूरा भाषा खंड का हिस्सा है। और यहां से मैंने आपको बता दिया बच्चों 3 से 5 क्वेश्चन, कितने 3 से 5 क्वेश्चन कंफर्म है, कहीं नहीं जाएंगे। पूरा बेसिक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट डेफिनेशन बेस कि राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है ना, खड़ी बोली क्या है ना, अवधि क्या है, कहां पे बोली जाती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देगा। और मैं इसमें पेपर एनालाइज भी करवाऊंगा और आपको पूरी थ्योरी भी कवर करवाऊंगा हिंदी की। इसी प्रकार सेकेंड पार्ट आता है व्याकरण खंड। तो व्याकरण में भी हमने व्याकरण को बांटा है, व्याकरण में भी व्याकरण को बांटा है। जैसे पहला पार्ट है इसमें वर्ण विचार, है ना, वर्ण विचार जो है पहला पार्ट है। तो इसमें आपकी वर्णमाला आ जाएगी, वर्तनी आ जाएगी और संधि आ जाएगी। क्या क्या आ जाएगा, वर्णमाला, वर्तनी और संधि। अब जैसे वर्णमाला पे भी कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। अगर मैं इसमें बात करूं तो इससे भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे। जैसे मैं बात करता हूं पिछले 2017-18 में देखें तो संधि से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, है ना। वर्तनी से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिले, वर्णमाला पे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये टॉपिक छोड़ दें सर, नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक टॉपिक है, तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद बच्चों आता है शब्द विचार। शब्द विचार इसमें आता है उपसर्ग प्रत्यय। तो उपसर्ग प्रत्यय से बात करूं तो लगभग 2 से 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं उपसर्ग प्रत्यय से। अभी 2017 का जो एनालाइज करने के बाद मैंने देखा है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले। ऐसे ही समास की बात करूं तो समास से लगभग जो क्वेश्चन आए थे वो मैं बता देता हूं आपको। समास से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, एवरेज है ये, है ना, सभी शिफ्टों का 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ऐसे ही आपका शब्द भेद की बात करें बच्चों तो शब्द भेद में आपका लगभग जो थे वो देखने को मिले थे यहां से शब्द भेद में 2 से 3 क्वेश्चन, और तद्भव तत्सव में वही 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, है ना। तो ये तो आपका क्या हो गया, हर टॉपिक में मैं आपको बता रहा हूं कितना आया था। ऐसे ही संज्ञा से अव्यय तक तो ग्रामर से आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे इसमें, संज्ञा से अव्यय 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं थे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देखिए क्या है, पर्यायवाची है। अब वीडियो को आखिरी तक इसलिए देखिएगा क्योंकि मैं लास्ट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जिसको सबसे पहले करना है, तो वो टॉपिक देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अगर मैं बात करूं पर्यायवाची शब्दों से तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिले हैं पेपर में। किसी पेपर में 8 क्वेश्चन भी आए थे, जैसे पहली शिफ्ट है तो उसमें 8 क्वेश्चन आए थे पर्यायवाची से। ऐसे ही विलोम शब्द से 2 से 5 शब्दों के बीच में देखने को मिला है ना, मिनिमम 2 देखे गए हैं, मैक्सिमम 5 देखे गए हैं। ऐसे ही अनेक शब्दों में एक शब्द की बात करूं तो इससे 3 से 5 क्वेश्चन आए हुए थे, 3 से 5 के बीच का एवरेज है। ऐसे ही रिक्त स्थान की पूर्ति की बात करूं तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसमें मल्टीपल क्वेश्चन थे रिक्त स्थान की पूर्ति में, कई बार वर्तनी के क्वेश्चन दे दिया था, वाक्य शुद्धिकरण के क्वेश्चन टाइप का दे देता है रिक्त स्थान की पूर्ति के जगह, या फिर कुछ दूसरा टॉपिक भी इसमें इंक्लूड कर सकता है। तो 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। इसी प्रकार तीसरा पार्ट आता है वाक्य विचार। तीसरा पार्ट व्याकरण में आता है वाक्य विचार। इसमें वाक्य भेद से लगभग 4 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, वाक्य भेद से 4 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसी प्रकार वाक्य शुद्धि से 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि भैया वो लड़का अभी तक सो रहा है ना, तो इसको कैसे सरल वाक्य में बदलेंगे या दूसरे वाक्यों में बदलेंगे, वो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं। वाक्य शुद्धि में 3-4 वाक्य दे देगा, बोलेगा बताइए इसमें से गलती क्या है ना, मैं रोज खाना खाती हूं, है ना, या खाता हूं, है ना, तो इसमें आपको एरर ढूंढना है बेसिकली। ऐसे ही मुहावरों की बात करें बच्चों तो मुहावरों से 5 से 7 का एवरेज देख सकते हो आप, मिनिमम 5 क्वेश्चन
फिक्स है, आपके आते ही हैं। 2017 के जितने पेपर देखोगे तो मिनिमम 5 तो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मुहावरे के। ऐसे ही लोक पंक्तियां और कहावत, इनसे इसी के अंदर दे देता है, मुहावरों में ही दे देता है, 2 से 3 क्वेश्चन के बीच में, है ना, वो दे देता है आपको। इसके अलावा आपका वाक्य में क्रमबद्धता तो देखा नहीं गया है, बट अपन इसको करेंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे। पैरा जंबल जो होता है बेसिकली आपका वही एक्चुअली है ना, वाक्यों को क्रम में जमाना। वो ऐसे देखा तो नहीं गया पेपर में, बट फिर भी ऐसे ही पाठ्य बोधन, है ना, पद्यांश गद्यांश जो है, इनसे अगर मैं बात करूं, पद्यांश से और गद्यांश से, तो लगभग हर साल 10 क्वेश्चन आते हैं। 5 इसके आ जाएंगे, 5 इसके आ जाएंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी आपको पढ़ना है। ऐसे ही बात आती है हमारी छंद विचार की, तो रस की बात कर रहे हैं, तो रस से आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। 3 से 5 क्वेश्चन के बीच में एवरेज रहा है रस का। ऐसे ही छंद का 2 से 4 क्वेश्चन के बीच में एवरेज रहा है। 2 से 4 क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिले हैं। और अलंकार की बात करूं तो 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं अलंकार से। तो ये तो हमारा व्याकरण पाठ हो गया कि किस टॉपिक से अभी तक किस क्वेश्चंस आए। ऐसा नहीं कह सकते कि किसी टॉपिक से नहीं आए, हर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिला है आपको। हर टॉपिक से भले एक क्वेश्चन आया हो, लेकिन क्वेश्चन जरूर आया है। तो ये नहीं कह सकते कि मैं अलंकार छोड़ दूं या छंद छोड़ दूं, तो 70 में 70 कभी नहीं आ पाएंगे, आपको टॉपिक पूरे करने पड़ेंगे। चलिए, इसके बाद में बात करता हूं बच्चों हिंदी साहित्य की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य, क्योंकि हिंदी साहित्य अगर मैं पूरा देखूं तो लगभग 6 से 10 क्वेश्चन के बीच बन रहा है। एवरेज अगर देखें तो 6 से 10 क्वेश्चन के बीच का एवरेज है हिंदी साहित्य का। अलग अलग सेट में 6 और 10 के बीच में रेंज खाती है। जैसे पहला सेट देखोगे तो 6 क्वेश्चन आए थे हिंदी साहित्य के कम से कम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर काव्य के बारे में, उपन्यास के बारे में, कहानी के बारे में, संस्मरण, जीवनी, नाटक, एकांकी, आलोचना, निबंध, आत्मकथा, रेखा चित्र। तो क्वेश्चन जैसे काव्य पे बहुत क्वेश्चन है, काव्य पे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 के पेपर्स में। और भी है, जैसे आपका कहानी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि ये कौन से लेखक किस से फील्ड से हैं, या इनकी कोई प्रसिद्ध कहानी के नाम बताएं, है ना। इसके साथ साथ इसमें आगे यात्रा वृतांत भी है, रिपोर्टाज भी है, भाषा इतिहास भी है, शोध प्रबंध, है ना। और प्रमुख पत्रिकाओं से एक क्वेश्चन फिक्स है। हर साल आप देखोगे हर सेट में पत्रिकाओं से मिनिमम एक क्वेश्चन आया है। कई बार 2 क्वेश्चन भी देखने को मिले कि ये हिंदी पत्रिका मध्य प्रदेश में कहां से प्रकाशित होती है ना। इसी प्रकार प्रमुख स्थापनाओं के बारे में, प्रमुख वाद और प्रमुख दर्शन के बारे में, प्रमुख गुरु शिष्यों के बारे में, प्रमुख उपनाम के बारे में, प्रमुख तिथि और वर्ष पूछा गया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता ही है अभी हिंदी दिवस था, है ना, कुछ दिन पहले। हाँ, इसी प्रकार हिंदी में सर्वप्रथम के बारे में पूछ लेता है कि भैया सबसे ज्यादा हिंदी में सर्वप्रथम कौन है, महिलाओं में, पुरुषों में। इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार, ये करंट अफेयर घुसा के दे देता है, पूछ लेगा व्यास सम्मान 2020 का किसे मिला, 2018 का किसे मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 का, 19 का किसे मिला। तो कम से कम मिनिमम 3 साल तक याद रखिएगा पीछे, वर्तमान से 3 साल। और प्रथम तो याद रखना है कि प्रथम किसे मिला था, है ना। लेकिन भरोसा नहीं है, वो कई बार 2016-17 का भी पूछ लेगा, 15 का भी पूछ लेगा। तो कोशिश ये करो कि सबका याद रखो, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा कि पुरस्कार जो दिया जाता है उसकी सम्मान निधि कितनी है, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिले हैं। तो ये तो पूरा का पूरा बच्चों सिलेबस हो गया जो आपको कवर करना है। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं बात करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट हिंदी की बुक्स की। हिंदी की किताब कौन सी लें सर, बहुत ही डाउट होती है हिंदी की किताब के लिए, है ना। तो वो मैं आपको दिखा देता हूं और बता भी देता हूं, मैं डायरेक्ट दिखा देता हूं, है ना, हिंदी की किताब कौन सी लेनी है हमें। चलिए, अब मैं आपको हिंदी की किताब दिखा देता हूं। ये देखिए, पहली किताब है बच्चों जो काफी सामान्य और सरल भाषा में, वो है सामान्य हिंदी लूसेंट की, है ना। तो पहली किताब है सामान्य हिंदी, किसकी, लूसेंट की। काफी सरल भाषा में है ये,
है ना। काफी सरल भाषा में काफी अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। हर टॉपिक के बाद इसमें क्वेश्चन भी दे रखा है, तो आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। दूसरी किताब थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पे जाएंगे अगर, तो वो है मानक सामान्य हिंदी, अरिहंत पब्लिकेशन की है। लेखक हैं पृथ्वीराज पांडे, है ना। लेखक जो है इसके पृथ्वीराज पांडे, ये पृथ्वीराज पांडे जी लेखक हैं। किसकी? मानक सामान्य हिंदी, मानक सामान्य हिंदी, पृथ्वीराज पांडे लेखक हैं, पृथ्वीराज पांडे। तो ये बुक भी काफी अच्छी है, लेकिन ये भाषा जो है इसकी थोड़ी सी, वो आपको थोड़ा सा क्या लगेगी, कठिन लगेगी। अगर आपने एक बार हिंदी पढ़ ली है अच्छे से, तो फिर ये बुक पढ़ सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और थोड़ा सा डिटेल में भी है इसमें, बहुत बढ़िया बुक है। इसके अलावा एक तीसरी बुक भी आती है बच्चों, एक अरिहंत की, हरा पेज रहता है उसका, है ना। मेरे पास है नहीं वाली, अरिहंत की ग्रीन पेजेस रहते हैं उसमें, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो देख सकते हो आप अरिहंत की। उसकी भी भाषा काफी सरल है। तो कोई भी दो बुक उठा लो और उठा के क्वेश्चन लगाओ। एक बार पढ़ लिया, क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे लगाएंगे सर, क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर के पेपर, पिछले वर्षों के पेपर नीचे लिंक में दिए हुए हैं, वहां से डाउनलोड कर लेना। अगर आपने अभी तक हिंदी पढ़ना चालू नहीं किया है, पढ़ना चालू कर दो। 70 में 70 तभी आएंगे जब पूरे टॉपिक कंप्लीट होंगे। पूरे टॉपिक कंप्लीट करना, एक टॉपिक भी नहीं छोड़ना। कोशिश ये करो कि एक बुक को कम से कम, एक बुक को कम से कम 2 से 3 बार रटो। रटो मतलब पढ़ो, है ना। 2 से 3 बार कम से कम पढ़ो एक बुक को। उसके बाद फिर आप क्या करो, दूसरी बुक पढ़ना चाहो कि और नॉलेज चाहिए सर हमें, तो दूसरी बुक भी पढ़ सकते हो, आपकी इच्छा है, अगर आपके पास टाइम परमिट करता है। लेकिन पहले ही एक बुक को 2 से 3 बार कर लो, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ, हिंदी कुछ हद तक हुई है हमारी। दूसरी चीज, ये होने के बाद, पढ़ने के बाद पिछले वर्षों के पेपर लगाना शुरू कर दो और देखो कि 70 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। चेक करो कि 70 में से मेरे कितने आ रहे हैं। पहली बार लगाओगे तो हो सकता है आपको निराशा हाथ में आए, लगे कि यार बहुत कम बन रहे हैं। फिर वही पेपर दूसरी बार लगाओ, वही पेपर तीसरी बार लगाओ, वही पेपर चौथी बार लगाओ। तब तक लगाना है जब तक 100% नहीं हो जाए भाई साहब, क्योंकि हमारा दिमाग इतना स्ट्रांग भी नहीं है कि हम वही पेपर बार बार लगाएंगे तो हमें रट जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ दिन अंतराल में वही पेपर लगा के देखो। तो जिस दिन 100% मार्क्स आ गए, इसका समझ लेना कि आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत शानदार तरीके से क्लियर हो चुका है पूरी हिंदी का। उसके बाद फिर डिफरेंट डिफरेंट पेपर लगाना चालू कर दो। 2017 में शायद 8 या 10 सेट हैं, वो पूरे लगा लो आप आसानी से। उसके पुराने भी मिल जाएंगे, वो भी लगा लीजिएगा। तो ये तो आपका मैंने सलाह दे दी कि कैसे करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं लिस्ट बता देता हूं कि भैया पढ़ना है तो किस पे ध्यान देना है। जैसे साहित्य पाठ है, साहित्य पाठ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद भाषा वाला जो पाठ है, इस पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है भाषा वाला पाठ। इसी प्रकार आपका साहित्य के बाद भाषा वाला पाठ हो गया। व्याकरण में तीसरे पार्ट पे रख रहा हूं, चौथे पार्ट पे पद्यांश गद्यांश रखूंगा। ये तो बच्चा कर ही लेता है, पद्यांश और गद्यांश, लेकिन प्रैक्टिस यहां पर भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, है ना। और कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज करते रहना पड़ेगा। आप बार बार दोहराएं, जितना पढ़ें और रिवीजन करें, ठीक है। तो उससे आपकी काफी अच्छे से हिंदी हो जाएगी। और 70 में से 70 की बात करें तो चांसेस पूरे हैं कि आप 70 में 70 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि जितने पेपर मैंने एनालाइज किए सब बुक से ही थे। ऐसा कुछ नहीं कि कहीं और से बना के दे दिया था, सभी बुक में ही चीजें देखने को मिल जाएंगी। एक बुक में नहीं होंगी तो दूसरी में मिल जाएंगी, इसलिए कम से कम मैं 2 बुक को प्रेफर करने को बोल रहा हूं। अगर आपको लगता है और अच्छे से करना है प्रिपरेशन, तो बच्चों हमारा एमपी पुलिस का बैच चल रहा है। कांस्टेबल की जो फीस है बच्चों, कांस्टेबल की फीस 1000 रुपए है। एमपीएसआई की फीस केवल और केवल 1500 है, जिसमें हिंदी इंग्लिश एक्स्ट्रा हो जाएगी, बाकी पूरा सेम रहेगा। तो जो बच्चों को लगता है कि यार खुद से उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा, एफर्ट नहीं हो पा रहा, तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। एमपीएसआई की फीस है 1500 रुपए, कांस्टेबल की जो फीस है केवल और केवल 1000 रुपीज है। कैसे ज्वाइन करें सर, सबसे इंपॉर्टेंट कैसे ज्वाइन करें, तो आपको एक नंबर ये दिख रहा होगा और एक नंबर ये दिख रहा होगा। 2 नंबर हैं, इन पे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सर यूपीआई कर दो, पेटीएम, गूगल पे,
फोन पे कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या होगा बच्चों, इसमें आपको पूरा का पूरा लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स, साथ में लाइव क्लासेस, 500 घंटे से ज्यादा की क्लासेस मिलेगी आपको एमपीएसआई में। हिंदी की बात करूं तो हिंदी में लगभग आपके 1000 प्रश्न, 1000 प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा मिनिमम, 1000 प्रश्न हिंदी में मिनिमम मैं आपको करवाऊंगा, इतना मिनिमम बोल रहा हूं, है ना। हो सकता है 1500 क्वेश्चन भी हो जाए, हो सकता है और ज्यादा क्वेश्चन भी हो जाए। तो हिंदी अगर केवल ज्वाइन करना चाहते हैं तो हिंदी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे करना है हिंदी में, कौन सा टॉपिक से शुरुआत करनी है, सिलेबस कैसा है, पूरा आपको डिटेल में समझ में आ चुका होगा। होपफुली समझ में आया हो तो जाके क्या करना है अपने को दोस्तों, वीडियो को शेयर करना है। क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, और अच्छा लगा है तो लाइक कर लो। इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि लोग पूछें कि भाई कितना और शेयर करें, है ना। तो शेयर दबा के कर दो, धुआं धुआं कर दो एकदम शेयर करके। साथ में जो नए बच्चे हैं, पहली बार क्लास को देख रहे हैं, तो डेली क्लासेस लाइव देखने को मिलती हैं। बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, घंटे वाला बटन है, क्योंकि इसको नहीं दबाओगे तो हम जब लाइव आएंगे आपको पता नहीं चलेगा, है ना। तो घंटे वाला बटन तो जरूर दबाना है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। होपफुली आप लोग को काफी क्लियर हो गया होगा कि हिंदी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।